सहकार रेडियो के श्रोताओं को पवन का नमस्कार। साथियों, क्रांतिकारियों के लेखों और पत्रों की ऑडियो रिकॉर्डिंग के क्रम में आज पेश है काकोरी केस के शहीद अशफाक उल्लाह खां का एक पत्र, जिसे उन्होंने अपनी फांसी के 3 दिन पहले यानी 16 दिसंबर 1927 को लिखा था। ये उनका अंतिम पत्र था। इसे आवाज दी है साथी सौरभ इंसान ने। बरादराने वतन की खिदमत में उनके उस भाई का सलाम पहुंचे जो उनकी इज्जत व नामूस की खातिर फैजाबाद जेल में कुर्बान हो गया। आज जबकि ये पैगाम मैं बरादराने वतन को भेज रहा हूं, इसके बाद मुझको 3 दिन और 4 रातें गुजारनी हैं। इधर फिर मैं होऊंगा और आगोश मादरे वतन होगा। हम लोगों पर जो 4 जुर्म लगाए गए थे वे इस सूरत में पब्लिक के सामने लाए गए कि बहुत से लोग जो गैर तालीम याफ्ता या हुकूमत के दस्तरख्वान की पसे खुर्दा हड्डियां चचोड़ने वाले थे, हमें डाकू, खूनी और कातिल के लक़ब से पुकारा किए। मैं आज इस फांसी की कोठरी में बैठा हुआ भी खुश हूं और अपने उन भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूं और कहूंगा, मर मिटा आप पे कौन, आपने ये भी न सुना, आपकी जान से दूर आपसे शिकवा है मुझे। खैर, ये तुम्हारा फैल है कि हमारी कुर्बानियों को कबूल न करो, और यह हमारा फर्ज है कि तुम बार बार ठुकराओ और हम तुम्हारा ही दम भरते जाएं। बरादराने वतन, मैं इसी पाक और मुकद्दस वतन की कसम खाकर कहूंगा कि हम नंगे नामू से वतन पर कुर्बान हो गए हैं। क्या ये शर्म की बात न थी कि हम अपनी आंखों से देखते कि नित नए मुजालिम हो रहे हैं और गरीब हिंदुस्तानी हर हिस्साए मुल्क और खित्ते दुनिया में जलील और रुस्वा हो रहा है। न कहीं ठिकाना है, न कहीं सहारा। किस्सा मुख्तसर कि हमारा वतन भी हमारा नहीं। हम पर टैक्सों की भरमार, हमारी माली हालत का रोज बरोज गिरते चले जाना। 33 करोड़ बहादुर हिंदुस्तानी गैर मसला भेड़ बकरियों के मानिंद बनाए गए। हमारे गोरे आका हमें ठोकर मार दें तो उनसे बाज पुरस न हो। जलियान वाला बाग को नमूने हशर बना दें, हमारी माओं की बेइज्जती करें, हमारे बूढ़े बुजुर्गों और बच्चों पर बम के गोले और मशीन गन की गोलियां बरसाएं और हर नया दिन हमारे लिए मुसीबतें लेकर आए, और फिर भी हम सब बाद गफलत और ऐशो इशरत में अय्याम नौजवानी गुजार देते, ये ख्याल करके कि जुनून हुब्बे वतन का मजा शबाब में है, लहू में फिर ये रवानी रहे रहे ना रहे। जो भी किया भला किया। आज हम नाकाम हैं। अगर कामयाब होते तो मुहिब्बे वतन के पाक लक़ब से पुकारे जाते, और जो हम पर गवाहियां दे गए हमारे नाम के जयकारे लगाते। बहे बहरे फना में जल्द या रब लाश बिस्मिल की, कि भूखी मछलियां हैं जौहरे शमशीर कातिल की। आह, क्या ऐसे दौर में जिंदगी प्यारी ख्याल की जा सकती है जबकि हमारे सियासी गिरोह में खलफिशार मचा हुआ है। कोई तबलीग का दिल दादा तो कोई शुद्धि पर मर मिटने को बायसे निजात समझ रहा है। मुझे तो रह रहकर गम उन दिमागों और अक्लों पर आ रहा है जो कि बेहतरीन दिमाग हैं और माहिरीन सियासत हैं। काश वो आज़ादी मिस्र की जद्दोजहद व अहरारान मिस्र के कारनामे और बरतानवी चालें स्टडी कर लें और फिर हमारे हिंदुस्तान की मौजूदा हालात से मुकाबला व मवाजाना करें। क्या ठीक वही हाल इस वक्त नहीं है? गवर्नमेंट के खुफिया एजेंट मजहबी बुनियादों पर प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। इन लोगों का मकसद मजहब की हिफाजत या तरक्की नहीं है, बल्कि चलती गाड़ी में रोड़ा अटकाना है। मेरे पास वक्त नहीं और न मौका है कि कच्चा चिट्ठा खोलकर रख देता, जो मुझे फरारी के दिनों में और इसके बाद मालूम हुआ है। यहां तक मुझको मालूम है कि मौलवी नामतुल्लाह कादियानी कौन था जो काबुल में संगसार किया गया। वो ब्रिटिश एजेंट था जिसके पास हमारे करम फरमा तस्दीक हुसैन साहब, डिप्टी सुपरिटेंडेंट पुलिस CID गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बहुक्म गवर्नमेंट पैगाम लेकर एक मर्तबा गए थे, मगर बेदार मगज हुकूमत काबुल ने जल्द इलाज कर दिया और मर्ज को फैलने न दिया। मैं अपने हिंदू और मुसलमान भाइयों को बता देना चाहता हूँ कि सब ढोंग है जो CID के खुफिया खजाने से रचा गया है। मैं मर रहा हूँ। मेरा फर्ज है कि हर नेक व बद बात भाइयों तक पहुँचा दूँ। मानना न मानना उनका काम है। मुल्क के बड़े बड़े लोग इससे बचे हुए नहीं हैं। बस आवाम को आंखें खोल कर मानना चाहिए। भाइयों, तुम्हारी खाना जंगी, तुम्हारी आपस की फूट तुम दोनों में से किसी के लिए भी सूदमंद साबित न होगी, और यह गैर मुमकिन है कि 7 करोड़ मुसलमान शुद्ध हो जाएं
और ये भी बेमतलब सी बात है कि 22 करोड़ हिंदू मुसलमान बना लिए जाएं। मगर हाँ, ये आसान है और बिल्कुल आसान है कि ये सब मिलकर गुलामी की जंजीर गले में डाल लें। ऐ वो कौम जिसका कोई झंडा नहीं, ऐ वो कौम कि तेरा वतन नहीं, ऐ वो कि जो दूसरों की तरफ हाथ फैलाए हुए रहम की दरख्वास्त पर नजर रखने वाली बेकस कौम, तेरी अपनी गलतियों का ही नतीजा है कि तू आज गुलाम है और फिर भी वही गलतियां कर रही है कि आने वाली नस्लों के लिए भी तो गुलामी का धब्बा छोड़ जाएगी, कि जो भी सरजमीने हिंद पर कदम रखेगा गुलामी में ही रखेगा और गुलाम मरेगा। ऐ खुदावंद कुद्दूस, क्या कोई ऐसा सवेरा नहीं आएगा कि जिस सुबह को तेरा आफताब आजाद हिंदुस्तान में चमके और फिजाए हिंद आजादी की नारों से गूंज उठे? कांग्रेस वाले हों कि स्वराजिस्ट, तबलीग वाले हों कि शुद्धि वाले, कम्युनिस्ट हों कि रिवॉल्यूशनरी, अकाली हों कि बंगाली, मेरा पयाम हर फर्जंदे वतन को पहुंचे। मैं हर शख्स को उसकी इज्जत व मजहब का वास्ता देता हूं। अगर वो मजहब का कायल नहीं, उसके ज़मीर को और जिसको भी वो मानता हो अपील करता हूं कि हम काकोरी केस के मर जाने वाले नौजवानों पर तरस खाओ और फिर हिंदुस्तान को सन 2021 वाला हिंदुस्तान बना दो। फिर अहमदाबाद कांग्रेस का सा इत्तेहाद और इत्तेफाक सामने हो, बल्कि उससे भी बढ़कर हो, और मुकम्मल आजादी का जल्द अज जल्द ऐलान करके इन गोरे आकाओं को बता दो कि ये काले अब कैंचुली उतार चुके हैं और वो अब किसी मंत्र से बस न होंगे। तबलीग और शुद्धि वालों, खुदारा आंखें खोलो, कहां थे और कहां पहुंच गए? अपनी अपनी शान खत्म करो। सोचो तो, मजहब में जबरदस्ती इख्तलाफ राय पर जंग, एक काम नामुकम्मल छोड़कर दूसरी तरफ मुड़ गए। आज कौन ऐसा हिंदू मुसलमान है जो मजहबी आजादी इतनी रखता है जितनी उसे हक है? क्या गुलाम कौम का कोई मजहब होता है? तुम अपने मजहब का सुधार क्या कर सकते हो? तुम खुदा की इबादत पुरसुकून तरीके पर करो। तुम ईश्वर का ध्यान खामोशी से करो और दोनों मिलकर इस सफेद भूत को मंत्र से जंत्र से उतार भगाओ। इसी की ये सारी कार्यवाही है। जब ये भूत उतर जाएगा, हमारी आंखें खुल जाएंगी। आओ, हमारी भी सुनो। पहले हिंदुस्तान को आजाद करो, फिर कुछ और सोचना। खुदा ने जिसके लिए जो रास्ता मुंतखब कर दिया है वो उसी पर रहेगा। तुम किसी को भी नहीं हटा सकते। आपस में मिलजुल कर रहो और मुत्तहद हो जाओ, नहीं तो सारे हिंदुस्तान की बदबख्ती का वार तुम्हारी गर्दन पर है और गुलामी का वायस तुम हो। कम्युनिस्ट ग्रुप से अशफाक की गुजारिश है कि तुम इस गैर मुल्की तहरीक को लेकर जब हिंदुस्तान में आए हो तो तुम अपने को गैर मुल्की ही तसव्वुर करते हो। देशी चीजों से नफरत, विदेशी पोशाक और रहन सहन का ढंग के दिलदादा हो। इससे काम नहीं चलेगा। अपने असली रंग में आ जाओ। देश के लिए जियो, देश के लिए मरो। मैं तुमसे काफी तौर मुंतफिक हूं और कहूंगा कि मेरा दिल हमेशा गरीब किसानों और दुखिया मजदूरों के लिए दुखी रहा है। अपने अय्याम फरारी में भी अक्सर उनकी हालत देखकर मैं रोया किया हूं, क्योंकि मुझे उनके साथ दिन गुजारने का मौका मिला है। मुझसे पूछो तो कहूंगा कि मेरा बस हो तो मैं दुनिया की हर मुमकिन चीज उनके लिए वक्फ कर दूं। हमारे शहरों की रौनक इनके दम से है। हमारे कारखाने इनके दम से आबाद और काम कर रहे हैं। हमारे पंपों से उनके हाथ पानी निकालते हैं। गरज कि दुनिया का हर काम उनकी वजह से ही हुआ करता है। गरीब किसान बारिश के मूसलाधार पानी और जेठ बैसाख की तपती हुई दोपहर में खेतों में जमा होकर जंगल में मंडलाते हुए हमारी खुराक का सामान पैदा करते हैं। यह बिल्कुल सच है कि जो वो पैदा करते हैं, जो वो बनाते हैं, उसमें उनका हिस्सा नहीं होता और हमेशा दुखी और फटेहाल रहते हैं। मैं इत्तफाक करता हूं कि इन तमाम बातों के जिम्मेदार हमारे गोरे आका और उनके एजेंट हैं, मगर इसका इलाज क्या है कि उनको इस हालात पर ले आए कि वो महसूस करने लगें कि वो क्या हैं। इसका वाहिद जरिया यह है कि तुम उन जैसे तौर तरीके अख्तियार करो और जेंटलमैनी छोड़कर देहात का चक्कर लगाओ। कारखानों में डेरे डालो और उनकी हालात स्टडी करो, उनमें एहसास पैदा करो। तुम कैथराइन ग्रैंड मदर ऑफ रशा की जीवनी पढ़ो और वहां के नौजवानों की कुर्बानियां देखो। तुम कॉलर, टाई और उम्दा सूट पहनकर लीडर जरूर बन सकते हो, मगर किसानों और मजदूरों के लिए मुफीद साबित नहीं हो सकते। दीगर पॉलिटिकल पार्टियों से मुत्तहिद होकर काम करो और अपनी मादा परस्ती से किनारा करो कि यह फजूल है जो तुम्हें दूसरी जमातों से अलग किए हुए हैं। मेरे दिल में तुम्हारी इज्जत है और मैं मरते हुए भी तुम्हारे सियासी मकासद से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। मैं हिंदुस्तान की ऐसी आज़ादी का ख्वाहिशमंद था
جس میں غریب خوشی اور آرام سے رہتے اور سب برابر ہوتے۔ خدا میرے بعد وہ دن جلد لائے جبکہ 76 منزل لکھنؤ میں عبداللہ مستری اور دھنیا چمار اور کسان بھی مسٹر خلیق الجمہ، جگت نارائن ملا اور نواب محمود آباد کے برابر کرسی پر بیٹھے نظر آئیں۔ میرے کامریڈ، میرے ریولیوشنری بھائیوں، تم سے میں کیا کہوں اور تم کو کیا لکھوں؟ بس یہ تمہارے لیے کیا کچھ کم مرثرت کی بات ہوگی جبکہ تم سنو گے کہ تمہارا ایک بھائی ہنستا ہوا پھانسی پر چڑھ گیا اور مرتے مرتے خوش تھا۔ میں خوب جانتا ہوں کہ جو اسپرٹ تمہارا طبقہ رکھتا ہے، جو کہ مجھ کو بھی فخر ہے اور اب بہت زیادہ فخر ہے کہ ایک سچا ریولیوشنری ہوتے ہوئے جان دے رہا ہوں۔ اپنا پیغام تم تک پہنچانا میرا فرض تھا۔ میں خوش ہوں، مسرور ہوں۔ میں اس سپاہی کی طرح ہوں جو فائرنگ لائن پر ہنستا چلا جا رہا ہو اور خندقوں میں بیٹھا ہوا گا رہا ہو۔ ہزار دکھ کیوں نہ آئیں، بحر زخوار درمیان میں موجیں ماریں، آتشی پہاڑ درمیان میں کیوں نہ حائل ہو جائیں، مگر اے آزادی کے شیرو، اپنے گرم گرم خون کو ماتر بھومی پر چھڑکتے ہوئے، اپنی جانوں کو ماتر بھومی کی ویدی پر قربان کرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جاؤ۔ کیا تم خوش نہ ہوگے جب تم کو معلوم ہوگا کہ ہم ہنستے ہوئے مر گئے؟ میرا وزن ضرور کم ہو گیا ہے اور وہ میرے کم کھانے کی وجہ سے ہو گیا ہے، کسی ڈر یا دہشت کی وجہ سے نہیں ہوا ہے، اور میں کنہائی لال دت کی طرح وزن نہ بڑھا سکا، مگر ہاں خوش ہوں اور بہت خوش ہوں۔ کیا میرے لیے اس سے بڑھ کر کوئی عزت ہو سکتی ہے کہ سب سے پہلا اور اول مسلمان میں ہوں جو آزادی وطن کی خاطر پھانسی پر چڑھ رہا ہوں؟ میرے بھائیوں، میرا سلام لو اور اس نامکمل کام کو جو ہم سے باقی رہ گیا ہے تم پورا کرنا۔ تمہارے لیے یوپی میں میدان عمل تیار کر دیا، اب تم جانو اور تمہارا کام جانے۔ اس سے زیادہ عمدہ موقع تمہاری 1000 پروپیگنڈا سے نہ ہوتا۔ اسکول اور کالجوں کے طلباء ہماری طرف دوڑ رہے ہیں، اب بہت عرصے تک دقت نہ ہوگی۔ اٹھو اٹھو، سو رہے ہو ناحق، پیام بانگے جرس تو سن لو، پڑھو کہ کوئی بلا رہا ہے نشان منزل دکھا دکھا کر۔ زیادہ کیا لکھوں؟ سلام لو اور کمرے باندھ لو اور میدان عمل میں آن پہنچو۔ خدا تمہارے ساتھ ہے۔ وطن کی متحدہ سیاسی جماعتوں اور ان کے لیڈروں، میرا سلام قبول کرو۔ تم ہم لوگوں کو اس نظر سے نہ دیکھنا جس نظر سے دشمنان وطن دیکھتے ہیں۔ نہ ہم ڈاکو تھے نہ قاتل۔ کہاں گیا وہ کوہ نور ہیرا، کدھر گئی ہائے میری دولت، وہ سب کا سب لوٹ کر کے الٹا ہمیں کو ڈاکو بتا رہے ہیں۔ ہمیں کو دن دہاڑے لوٹا، پھر بھی ہمیں ڈاکو ہیں۔ ہمارے بھائیوں اور بہنوں اور بچوں کو جلیانوالہ باغ میں بھون ڈالا اور اب ہمیں کو کالس بلوٹ فیصلے میں لکھا جاتا ہے۔ اگر ہم ایسے ہیں تو وہ کیسے ہیں اور کس خطاب سے پکارے جانے کے قابل ہیں جنہوں نے ہندوستان کا سہاگ لوٹ لیا، جنہوں نے لاکھوں بہادروں کو اپنی غرض کے لیے میسوپوٹامیا اور فرانس کے میدان میں سلوا دیا۔ خونخوار جانور، ظالم درندے وہ ہیں یا کہ ہم بے بس تھے، کمزور تھے، سب کچھ سن لیا، اور اے وطنی بھائیوں، یہ سب تم نے سنوایا۔ آؤ پھر متحد ہو جاؤ، پھر میدان عمل میں کود پڑو اور مکمل آزادی کا اعلان کر دو۔ اچھا، اب میں رخصت ہوتا ہوں اور ہمیشہ کے لیے خیر بات کہتا ہوں۔ خدا تمہارے ساتھ ہو اور فضائے ہند پر آزادی کا جھنڈا جلد لہرائے۔ میرے پاس نہ وہ طاقت ہے کہ ہمالیہ کی چوٹی پر پہنچ کر ایک ایسی آواز لگاؤں جو ہر شخص کو بیدار کر دے، اور نہ وہ اسباب ہیں کہ جن سے میں تمہارے دلوں کو مشتعل کر دوں کہ تم اسی جوش سے آگے بڑھ کر کھڑے ہو جاؤ جیسے سن 2021 میں تھے۔ میں چند سطور کے بعد رخصت ہوتا ہوں۔ To every man upon this earth, death comes soon or late. But how can a man die better than facing fearful odds? For the ashes of his fathers and temples of his God. بعد کو میں اپنے ان بھائیوں سے شکریہ کے ساتھ رخصت ہوتا ہوں جنہوں نے ہماری مدد ظاہرہ طور پر کی یا پوشیدہ، اور انہیں یقین دلاؤں گا کہ اشفاق آخر دم تک سچا رہا اور خوش خوش مر گیا، اور خیانت وطنی کا اس پر کوئی جرم نہیں لگایا جا سکتا۔ وطنی بھائیوں سے گزارش ہے کہ وہ میرے بھائیوں کو میرے بعد نہ بھولیں اور ان کی مدد کریں اور خیال رکھیں۔ وطن پر مر مٹنے والا اشفاق اللہ خان، حسرت وارسی، فیض آباد جیل، 16 دسمبر 1927۔